कभी एक कहावत बहुत चलती थी, बंगाल जो आज सोचता है भारत कल सोचता है। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं थी। एक जमाना था जब बंगाल सच में भारत में उद्योगों का गढ़ था। जब देश के बाकी हिस्से अपनी पहचान बना रहे थे, तब बंगाल भारत की आर्थिक, सामाजिक और ज्ञान की राजधानी हुआ करता था। कोलकाता का बंदरगाह एशिया यूरोप के व्यापार का सबसे बड़ा अड्डा था। हावड़ा की फैक्ट्रीज देश भर के लिए रेलवे का सामान बनाती थी और हुगली नदी के किनारे जूट मिलों की रोशनी से चमकते थे। 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल भारत के सबसे अमीर राज्यों में गिना जाता था। देश की कुल कमाई में इसका हिस्सा करीब 7 to 8% था, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। हालांकि महाराष्ट्र जैसे राज्य इससे आगे निकलने लगे थे, लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। आज बंगाल हर आदमी की कमाई के मामले में भारत में करीब 21वें नंबर पर है। वो फैक्ट्रीज जिनकी चिमनियों से कभी तरक्की का धुआं उठता था, आज खंडर बन चुकी है। एक अंदाजा है कि पिछले कुछ दशकों में हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो गई है। आज बंगाल के लाखों नौजवान एक अच्छे भविष्य और नौकरी की तलाश में अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? भारत का एक सबसे अमीर और आगे बढ़ने वाला राज्य आज देश के सबसे पिछड़े राज्यों में क्यों गिना जाने लगा? वो कौन सी 3 बड़ी पुरानी गलतियां थी जिन्होंने बंगाल में उद्योगों की कमर ही तोड़ दी और पैसा लगाने वालों को यहां से हमेशा के लिए डरा दिया? चलिए, बिना किसी राजनीतिक पार्टी का साइड लिए, सिर्फ सच, नंबर्स और पुरानी घटनाओं के आधार पर बंगाल की बर्बादी की इस कहानी को एक एक करके समझते हैं। बंगाल में उद्योगों की बर्बादी की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे साल 1977 में जाना होगा। ये वो साल था जब पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु की अगुवाई में लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी। ये सरकार अगले 34 साल तक राज करती रही, जो दुनिया में किसी भी चुनाव जीतकर आई कम्युनिटी सरकार का सबसे लंबा राज था। लेफ्ट सरकार जब सत्ता में आई तो उसके 2 खास वादे थे, जमीन सुधार और पंचायती राज को ताकतवर बनाना। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन बरगा जैसे जमीन सुधार के कार्यक्रमों से लाखों बिना जमीन वाले किसानों को जमीन का हक मिला, जिससे गांव में समाज में एक बड़ा बदलाव भी आया। लेकिन समाज में इस बड़े बदलाव की बंगाल को एक बहुत बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी। लेफ्ट सरकार की सोच शुरू से ही बड़े उद्योगों और अमीर लोगों के खिलाफ थी। उनका मानना था कि बड़े उद्योगपति मजदूरों का हक मारते हैं और फायदा कमाकर राज्य से बाहर चले जाते हैं। इसलिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत छोटे और घरेलू उद्योगों को आगे बढ़ाने में लगा दी। 1978 में जो उद्योगों के नई नीति आई, उसमें साफ लिखा था कि सरकार बड़े उद्योगपति और विदेशी कंपनियों के असर को कम करना चाहती है। इस सोच का नतीजा ये हुआ कि बड़े उद्योगों को लाइसेंस देने, जमीन देने और दूसरी सरकारी इजाजत देने में रुकावटें डाली जाने लगी। एक तरफ जहां महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य पैसा लगाने वालों का स्वागत कर रहे थे, वहीं बंगाल में उद्योगों के लिए एक शक और नफरत का माहौल बन गया। इसका एक और बड़ा कारण बनी केंद्र सरकार की माल ढुलाई बराबर करने की नीति। 1952 में शुरू हुई ये नीति 1993 तक चली। इस पॉलिसी का मतलब ये था कि देश के किसी भी कोने में कोयला, लोहा और सीमेंट जैसी कच्चा माल एक ही दाम पर मिलेगा। तो सोचिए, अगर कोई फैक्ट्री बंगाल में लगे जहां यह सब कच्चा माल भरा पड़ा था, या फिर महाराष्ट्र में लगे जहां ये नहीं थे, दोनों को कच्चा माल एक ही दाम पर मिलता। इस नीति ने बंगाल से उस कुदरती फायदे को पूरी तरह खत्म कर दिया जो उसे मिला हुआ था। नतीजा, कंपनियों ने बंगाल जैसे राज्यों जहां कच्चा माल ज्यादा था के बजाय वहां फैक्ट्री लगाई जहां बाजार बड़ा था और माहौल अच्छा था, जैसे कि पश्चिमी और दक्षिणी भारत में। लेफ्ट सरकार ने इस नीति का पॉलिटिक्स में विरोध तो बहुत किया, लेकिन राज्य के अंदर उद्योगों को बचाने के लिए कोई पक्का प्लान नहीं बना पाई। सरकार का पूरा ध्यान गांव के वोट बैंक और जमीन सुधार पर ही टिका रहा। वो हमेशा केंद्र सरकार पर भेदभाव का इल्जाम लगाते रहे। लेकिन इस बीच राज्य में उद्योगों के लिए अपनी नीतियां भी ठंडी पड़ी रही। 80 और 90 के दशक में जब भारत धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था खोल रहा था, तब भी बंगाल की सरकार अपनी पुरानी सोच पर ही अटकी रही। नतीजा ये हुआ कि 1991 में जब देश में आर्थिक सुधार हुए तो बंगाल वो मौका पकड़ नहीं पाया। दूसरे राज्यों ने इस मौके का फायदा उठाया, बाहर से पैसे लाए, जबकि बंगाल अपनी ही सोच की जंजीरों में बंधा रहा। हालांकि साल 2000 के बाद मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने माहौल बदलने की कोशिश जरूर की। उन्होंने महसूस किया कि बिना बड़े उद्योग के राज्य आगे नहीं बढ़ सकता
और उन्होंने पैसा लाने के लिए मेहनत भी शुरू की, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। 34 साल के राज ने बंगाल के उद्योगों के माहौल में एक ऐसा जहर घोल दिया था जिसे निकालना बहुत मुश्किल हो गया था, और उस जहर का नाम था बिना रोक टोक वाली यूनियनबाजी। अगर लेफ्ट सरकार की नीतियां बारूद थी तो उसमें आग लगाने का काम किया यहाँ की ट्रेड यूनियन ने। बंगाल में उद्योगों की बर्बादी सिर्फ सरकारी नीतियों का नतीजा नहीं था, बल्कि उन लेबर यूनियन का भी हाथ था जिन्हें सरकार का पूरा साथ मिला हुआ था। 1970 और 80 का दशक बंगाल के इतिहास में झगड़ालू ट्रेड यूनियन के लिए जाना जाता है। लेफ्ट पार्टी से जुड़ी इन यूनियन ने मजदूरों के हक के नाम पर एक ऐसा डर का माहौल बना दिया जहां हड़ताल, तालाबंदी और मारपीट रोज की बात थी। घेराव जैसा शब्द, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट के लोगों को ऑफिस में ही बंदी बना लेना, बंगाल की यूनियंस ने ही दुनिया को दिया है। हालात इतनी खराब हो गई थी कि छोटी छोटी बातों पर फैक्ट्रीज बंद करा दी जाती थी। उस दौर के उद्योगपति बताते हैं कि अगर किसी मजदूर के छोटे मोटे पैसे भी कमी रह जाए तो यूनियन पूरी फैक्ट्रीज में हड़ताल करा देती थी। काम कितना हो रहा है इससे किसी को कोई मतलब नहीं था, काम कैसे रोका जाए इस पर सबका ध्यान था। उस दौर में एक मजाक चलता था कि बंगाल की फैक्ट्रीज में सिर्फ एक ही चीज बनती है, हड़ताल। हालत यह थी कि जिस दिन बंगाल में कोई हड़ताल या बंद ना हो वो खबर बन जाती थी। आंकड़े बताते हैं कि 70 और 80 के दशक में हड़तालों की वजह से देश भर में जितनी भी काम के घंटे बर्बाद हुए उसका करीब 15 से 25% हिस्सा अकेले पश्चिम बंगाल का था। इस माहौल ने पैसा लगाने वालों के दिल में एक गहरा डर बैठा दिया। कोई भी व्यापारी ऐसा जगह पैसा क्यों लगाएगा जहां उसकी फैक्ट्री कल चलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी ना हो, जहां उनके मैनेजर और काम करने वाले ही सेफ ना हो। उसका नतीजा हुआ पूंजी का पलायन, यानी पैसों का बाहर जाना। एक एक करके बड़े उद्योगपति ने बंगाल से अपना काम समेटना शुरू कर दिया। बिरला, जो कई बंगाल के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से थे, उन्होंने अपना ज्यादातर काम दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर दिया। कई बड़ी कंपनियों ने अपने हेड ऑफिस कोलकाता से हटाकर मुंबई या दिल्ली बना लिए। जो कभी देश की शान थी, ऐसे 70 से ज्यादा जूट मिलें एक एक करके बंद होने लगी। हिंदुस्तान मोटर्स, बर्न स्टैंड जैसी मशहूर कंपनियों पर ताले लग गए। एक अंदाजे के मुताबिक लेफ्ट के राज में 20,000 से ज्यादा फैक्ट्रीज पर ताले लग गए। ये सिर्फ पैसा ही बाहर नहीं गया, बल्कि होशियार लोग भी बाहर चले गए। जब उद्योग ही नहीं बचेंगे तो नौकरी कहां से मिलेगी? बंगाल का पढ़ा लिखा और काबिल नौजवान जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, वो नौकरी की खोज में बैंगलोर, पुणे, दिल्ली और मुंबई की तरफ जाने लगा, और यह सिलसिला आज तक रुका नहीं है। लेबर यूनियन की इस बेलगाम ताकत ने बंगाल के काम करने के कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने एक ऐसी सोच पैदा की जहां लोग हक की बात तो करते थे पर अपनी जिम्मेदारी की नहीं, जहां हड़ताल करना हक था लेकिन काम करना जैसे कोई एहसान था। इस कल्चर ने उद्योगों की तरक्की को दीमक की तरह खा लिया। लेफ्ट सरकार और उसकी यूनियंस को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी। 1990 के दशक के बीच में ज्योति बसु सरकार उद्योग की एक नई नीति लाई, जिसमें प्राइवेट कंपनी के पैसे का स्वागत करने की बात कही गई। लेकिन तब तक पैसा लगाने वाले अपना भरोसा खो चुके थे। बंगाल की इमेज एक उद्योग विरोधी राज्य बन चुकी थी। और फिर साल 2006 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस इमेज पर आखिरी और सबसे पक्की मुहर लगा दी। यह उद्योगों के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। यह घटना थी सिंगूर का टाटा नैनो विवाद। साल 2006 पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। उन्होंने अपने से पहले के मुख्यमंत्रियों से अलग राज्य में बड़े उद्योगों को लाने के लिए एक सच्ची कोशिश शुरू की। इसी कोशिश के तहत 18 मई 2006 को एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ। टाटा मोटर्स के मालिक रतन टाटा ने ऐलान किया कि वो अपने सपनों की कार, दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो की फैक्ट्री पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में लगाएंगे। यह बंगाल के लिए एक नई उम्मीद की सुबह जैसा था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ना सिर्फ हजारों करोड़ों का पैसा लाता, बल्कि करीब 10,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार भी देता। ये दुनिया को एक मैसेज था कि बंगाल अब बदल रहा है। ये अपनी उद्योग विरोधी इमेज को धोने का एक सुनहरा मौका था। सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए सिंगूर में करीब 997 एकड़ जमीन ले ली। फैक्ट्री बननी शुरू हो गई। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर बंगाल की पॉलिटिक्स ने अपनी असली खेल दिखाया। उस समय विपक्ष की नेता ममता बनर्जी ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। उनका इल्जाम था
कि सरकार ने किसानों से उनकी खेती वाली जमीन जबरदस्ती छीन ली है। आंदोलन का सेंटर वो 400 एकड़ जमीन थी जिसके मालिक जमीन देने को तैयार नहीं थे। खेती हमारी नींव है, उद्योग हमारा भविष्य का नारा देने वाली सरकार के खिलाफ मां माटी मानुष का नारा जोर पकड़ लिया। देखते ही देखते ये आंदोलन हिंसक हो गया। धरने, प्रदर्शन और पॉलिटिक्स की खींचातान के बीच सिंगूर एक लड़ाई का मैदान बन गया। टाटा मोटर्स के कर्मचारियों को काम करने से रोका जाने लगा, उन्हें धमकियां मिलने लगी। जो बंगाल कभी उद्योगों का स्वागत करता था, आज वही बंगाल एक बड़े उद्योगपति को अपनी जमीन से भगा रहा था। 2 साल तक यह ड्रामा चला। आखिर में 3 अक्टूबर 2008 को रतन टाटा ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दुखी मन से वो बात कही जिसने बंगाल के भविष्य पर ताला लगा दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई मेरे सिर पर बंदूक तान दे तो मैं वहां से हट जाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं सिंगूर से हट रहा हूं। टाटा मोटर्स ने सिंगूर छोड़ दिया। कुछ ही दिनों के अंदर गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर नैनो फैक्ट्री गुजरात के सानंद में चली गई। जो प्रोजेक्ट बंगाल में 28 महीनों से रुका हुआ था, वो गुजरात में सिर्फ 14 महीने में बनकर तैयार हो गया। सिंगूर की घटना सिर्फ एक कार फैक्ट्री का जाना नहीं था, यह बंगाल से भरोसे का जाना था। इसने देश और दुनिया के हर पैसे लगाने वालों को एक साफ मैसेज दे दिया, बंगाल में पैसा लगाना खतरनाक है, यहाँ की पॉलिटिक्स तरक्की पर भारी है, यहाँ आप सेफ नहीं है। इस एक घटना ने बुद्धदेव भट्टाचार्य की सारी कोशिश पर पानी फेर दिया और लेफ्ट सरकार के 34 साल के राज के खत्म होने की कहानी भी लिख दी। 2011 में ममता बनर्जी इसी सिंगूर आंदोलन की लहर पर सवार होकर बहुत बड़े बहुमत से जीती। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके आने के बाद हालात सुधरे? नंबर से एक मिलीजुली कहानी बताते हैं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों का नाम लेकर रिपोर्ट्स में कहा गया कि 2011 के बाद के दशकों में हजारों कंपनियों ने या तो बंगाल में काम बंद कर दिया या कहीं और चली गई। हाल के सालों में ब्रिटानिया जैसी बड़ी कंपनी के साथ मदद देने की योजना के लेकर झगड़े भी हुए। हालांकि बाद में इनमें से कुछ को सुलझा लिया गया। सिंडिकेट राज और कट मनी जैसे इल्जामों ने भी पैसा लगाने के माहौल को अच्छा नहीं होने दिया। सिंगूर विवाद के सालों बाद कोर्ट ने टाटा मोटर्स के हक में फैसला सुनाया और बंगाल सरकार को जुर्माना देने का आदेश दिया। लेकिन बंगाल की इमेज को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कोई जुर्माना नहीं कर सकता। तो कहानी का निचोड़ क्या है? बंगाल की बर्बादी की 3 सबसे बड़ी वजह क्या थी? फर्स्ट, लेफ्ट फ्रंट का 34 साल लंबा राज, जिसकी नीतियां बड़े उद्योगों के खिलाफ थी और सिर्फ गांव की पॉलिटिक्स पर टिकी थी। उन्होंने समाज में इंसाफ के नाम पर उद्योग की तरक्की की बलि चढ़ा दी। सेकंड, सरकार के सहारे बढ़ा हुआ बिना रोक टोक वाला यूनियनबाजी का कल्चर, जिसने हड़तालों और मारपीट के बंगाल के उद्योगों के माहौल को जहरीला बना दिया और पैसा लगाने वालों को यहां से भागने पर मजबूर कर दिया। एंड थर्ड, सिंगूर नैनो प्लांट का झगड़ा। यह एक निशान बन गया जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बंगाल में पॉलिटिक्स तरक्की से कहीं ज्यादा बड़ी है। इस एक घटना ने उद्योग के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। यह एक दुख की कहानी कि कैसे एक राज्य जो कई भारत की शान था, अपनी ही पॉलिटिक्स की गलती की वजह से पीछे होता चला गया। आज भी बंगाल अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाने के लिए लड़ रहा है। नई सरकार आती है, बड़े बड़े वादे होते हैं, ग्लोबल बिजनेस समिट होते हैं, लेकिन जमीन पर सच्चाई बहुत धीरे धीरे बदलती है। अब सवाल आपसे है, क्या बंगाल अपनी इस पुरानी गलतियों से कभी सबक सीख पाएगा? क्या यहां की पॉलिटिक्स कभी तरक्की को पहली जगह देगी? क्या बंगाल का नौजवान जो आज नौकरी के लिए दूसरे शहर में भटक रहा है, क्या वो कभी अपने घर लौट पाएगा? बंगाल की इस बर्बादी के लिए आप किसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी गहरी छानबीन पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और भविष्य में ऐसे तथ्यों पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्राइम माइक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।